ओके, तो शुरू करें। कल कल क्या किया था? कुछ कुछ किया था, खाली हेडिंग लिखा था मूल्यांकन। ओके चलिए, तो मैं आपको बता दूं, आखिरी टॉपिक है अपना मूल्यांकन, जो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में इसमें से बहुत से प्रश्न मिलेंगे, बहुत से कंसेप्ट हैं, ध्यान से समझना। आपके सब्जेक्ट में भी इसमें चीजें आएंगी और फर्स्ट पेपर में तो खैर है ही। ठीक है, चलिए साहब। नमस्ते। ओके, तो साहब कल हम बात कर रहे थे मूल्यांकन क्या होता है, याद है आपको? जांचना, परखना, परीक्षा लेना या फिर निर्णय लेना? निर्णय लेना। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ परिभाषा लिखेंगे साहब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखें, आप लिखो NCERT द्वारा NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक, NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक, पुस्तक का नाम लिखें कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। आपने लिखा NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन के अनुसार, कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन के अनुसार, यानी ये परिभाषा है और NCERT की एक बुक है उसमें दी गई है। ठीक है, तो लिखो क्या परिभाषा है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि, आपने लिखा मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, शैक्षिक उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, तथा मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सुने, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि शैक्षिक उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं तथा अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, लिखा सबने? दो बातें हैं इसमें, एक तो शैक्षिक उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं और दूसरी बात अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए। दोनों का मतलब एक ही है, तो बात समझना। NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ
इवेल्युएशन, और इसमें परिभाषा दी गई है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, जिससे किस बात का पता चलता है? यस। कौन से उद्देश्य से? शैक्षिक उद्देश्य से कहां तक प्राप्त हुए हैं और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए। ये बात समझ में आई आपको? शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? वो सुनना। आपने सुना होगा बहुत बार, अब नहीं लेंगे हम किसी से गोली। चलिए, क्या था? यस, आपने सुना ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? सुना है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखना नहीं है, सुन लो। मेथड्स की चीजें हैं, बोनस में दे रहा हूं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य एवं उद्देश्य या फिर उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, ऐसा आपने कभी लिखा था? लिखा था ना? ओके, ध्यान देना। लक्ष्य इधर उद्देश्य, और ये उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य होता है। दोनों में महत्वपूर्ण फर्क है, वो ये है कि इधर तो होती है, इधर तो है सामान्य। क्या है? सामान्य, और इधर है विशिष्ट। ध्यान देना, लक्ष्य सामान्य होते हैं जबकि उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। इनको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इनको प्राप्य भी बोलते हैं। ये एक्शन रिसर्च की तरह तुरंत फैसला करते हैं, इसलिए इनको क्रियात्मक भी बोलते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट, प्राप्य और क्रियात्मक होते हैं, जबकि लक्ष्य सामान्य होते हैं। दूसरी बात, जो विशिष्ट, कार्यपरक और प्राप्य होता है वो वेल डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक होता है, क्लियर होता है। तो ये क्लियर होते हैं और ये डाउटफुल होते हैं, ये डबीसियस होते हैं, ये विज्ञ होते हैं, ये आदर्श होते हैं, आदर्श, और ये वास्तविक होते हैं। सुन रहे हो? इनको क्लासरूम में नहीं पाया जा सकता और पूर्णतः कभी नहीं पा सकते, ये केवल कल्पना है। जैसे आप लक्ष्य में ये बोल सकते हो आदर्श नागरिक का निर्माण करना। क्या आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उससे एक आदर्श नागरिक का निर्माण 100% कर दोगे? नहीं। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, क्या अंतरराष्ट्रीय सद्भावना पूर्णतया विकास कर दोगे? नहीं। सामाजिकता का विकास करना, ये वो लक्ष्य हैं जिनको हम बोलेंगे, ये वो लक्ष्य हैं जिनको हम बोलते हैं एम्स या फिर लक्ष्य। और उन दोनों में कंपेयर करें तो कई बार इनको उद्देश्य बोल देते हैं, उनको प्राप्य उद्देश्य बोलते हैं, और अगर इनको उद्देश्य बोलेंगे तो इनको लक्ष्य बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? एक और महत्वपूर्ण बात, इनको प्राप्त करने में पूरा समाज, राष्ट्र, देश सब लग जाते हैं और फिर भी पूर्णतया प्राप्त नहीं होते, लेकिन ये इनको रास्ता दिखाते हैं। ये इनको क्या करते हैं? रास्ता दिखाते हैं। एक वेस्ले साहब का बेहतरीन स्टेटमेंट है, सुने लक्ष्य के बारे में कि साहब, लक्ष्य वह तारा है, आप सुन रहे हैं? लक्ष्य वह तारा है जिस तक मल्लाह कभी नहीं पहुंच पाता, पर वो मल्लाह को राह दिखाता है। बात समझ में आ रही है? प्राप्य उद्देश्य या उद्देश्य वो होते हैं जिनको आपने लेसन प्लान में लिखा था। ये एक क्लास में, एक प्रकरण में, एक टॉपिक में हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा था 1 नंबर पे ज्ञान, लिखा था ना? ज्ञान का मतलब आज हम जो जानकारी दे रहे हैं बच्चा उसको जान लेगा। अभी समझने की बात नहीं है, खाली उसको पता लग जाएगा साहब। पर इसमें प्रत्यास्मरण होता है, प्रत्याभिज्ञान होता है। आज हम बताएंगे आपको प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान क्या होता है। तो बच्चे को पता लग जाता है, परिभाषित कर देगा, बता देगा, लिख देगा। ऐसा आपने लिखा था ज्ञान में। ज्ञान के बाद दूसरी बात आपने लिखी थी अंडरस्टैंडिंग, अवबोध या बोध, लिखा था ना? वो क्या था? वो उसके अगला स्टेप है, यानी उसको समझ में आ जाएगा। ज्ञान का मतलब तो आपने उसको बताया, उसको पता लग गया, अब उसको
समझ में भी आ गया। समझ में आना अंडरस्टैंडिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, अवबोध कहते हैं। और जब समझ में आता है तो इंसान एग्जाम्पल देता है, जब समझ में आता है तो एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है, और समझ में आता है तो तुलना करता है। तो याद है आपने लिखा था छत्र दोनों की तुलना कर सकेंगे, वो अवबोध था। बात समझ में आ रही है? इसके बाद और आगे हम चले थे। तो कुल मिला के प्राप्य उद्देश्य एक क्लास में पाए जा सकते हैं पूर्णतया। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, कौशल भी हो सकता है, एप्लीकेशन चार्ट बना सकेगा, क्या चार्ट नहीं बना सकेगा? राजस्थान का नक्शा बना सकेगा, क्या नहीं बना सकेगा? ये सारे मिल जाएंगे। और ये कभी नहीं मिलते, लेकिन ये इनको रास्ता दिखाते हैं। तो ध्यान दें, ये बात एनसीईआरटी की बुक में मूल्यांकन की जो परिभाषा है आप सुनना कि साहब जब हम स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उद्देश्य तय होते हैं। क्या तय होते हैं? उद्देश्य तय होते हैं। ब्लूम का नाम सुना है ना आपने? ब्लूम ने एक बेहतरीन ट्रायंगल दिया है साहब। उद्देश्य तय हो गए। क्या उद्देश्य तय हो गए? कुछ भी हो सकता है। जैसे आप अभी उत्कर्ष में आए, उत्कर्ष में आए तो ये उद्देश्य तय हुआ कि साहब आपको साइकोलॉजी के कंसेप्ट नहीं पता, उद्देश्य तय हुआ। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर की वो बातें जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं उनकी आपको जानकारी नहीं है, उद्देश्य तय हो गया। हुआ कि नहीं? फिर आप यहां पे रहे, यहां पे इंटरेक्शन हुआ फैकल्टी के साथ, आपकी कारनामे हुए, बातें हुई, रिएक्शन हुआ, आपने सुना, जवाब दिए, प्रश्न उत्तर किए। ये सारा जो खेल है इसको बोलते हैं अधिगम अनुभव। इसको क्या बोलेंगे? अधिगम अनुभव। और फिर ये चूंकि एक थोड़ा सा अलग फंडा है, स्कूल की हम बात करें तो स्कूल में जिस दिन कदम रखते हैं उस दिन उद्देश्य तय होते हैं। क्या उद्देश्य तय होते हैं? पहली क्लास में अगर बच्चा जाता है तो लिखा रहता है ना ज्ञानार्थ प्रवेश, लिखा रहता है। वहां उद्देश्य तय होते हैं कि साहब इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको कैलकुलेशन नहीं आता, इसको ठीक से बैठना नहीं आता, इसमें एडिकेट्स नहीं है, इसमें अनुशासन नहीं है, इसमें ईमानदारी नहीं है। आपने तय कर लिया वो सब। और फिर वो आपके साथ रहा बच्चा 5 साल या 1 साल या 1 महीने या पहले गुरुकुल में 25 साल। तो वो जो भी वहां पे रहा, उसने जो भी वहां पे अनुभव किया, उसने जो भी वहां पे सीखा, उसको हम बोलते हैं अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। समझ में आया? और फिर यहां तीसरे बिंदु पे तय करते हैं हम कि वो जो हमने उद्देश्य डिसाइड किए थे वो मिले कि नहीं मिले, वो उद्देश्य हमें प्राप्त हुए कि नहीं हुए। ये जो तीसरा बिंदु है इसको बोलते हैं मूल्यांकन के उपकरण, मूल्यांकन के तरीके, या मूल्यांकन भी बोल सकते हो। मापन और परीक्षण और मूल्यांकन में कुछ बेहतरीन भेद है, मैं आपको अभी बताऊंगा, कंसेप्चुअल। यहां पे होता है मूल्यांकन, लेकिन वास्तव में मूल्यांकन इन सब में ही है, क्योंकि यहां वापस उद्देश्य तय होते हैं, वापस ये होता है, वापस होता है। ये ट्रायंगल जो दिया था वो ब्लूम साहब ने दिया था। किसने दिया था? ब्लूम ने, जिन्होंने संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को एक त्रिभुज में व्यक्त किया था। खास बात सुन लें, यहां पे हम जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं या जो परीक्षण कर रहे हैं, वो किस बात का परीक्षण कर रहे हैं? किस बात का परीक्षण कर रहे हैं? क्या आप उस बच्चे का ये टेस्ट लोगे फ्रेंच भाषा आती है कि नहीं? बोलो। अभी हम आपका क्या कोई ऐसा टेस्ट ले सकते हैं जो आपको पढ़ाया ही नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? हम जांच और परीक्षण इन उद्देश्यों के आलोक में ही करेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण क्या हो गए? उद्देश्य। महत्वपूर्ण हो गए शैक्षिक उद्देश्य। कोठारी कमीशन ने इसको बोला है। क्या बोला है? लिखें दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखें, कोठारी कमीशन, दूसरी परिभाषा। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का स्टेटमेंट लिखें। नाम लिखा कोठारी कमीशन, तो परिभाषा लिखो, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है
मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शिक्षा क्रम में पाठ्यक्रम को ही कहते हैं, जिसका शिक्षा क्रम में महत्वपूर्ण स्थान है कोठारी कमीशन का स्टेटमेंट, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शिक्षा क्रम में कैसा स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, तथा यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है और इस प्रक्रिया का शिक्षा क्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। यह परिभाषा किसने दी? कोठारी कमीशन ने। हाँ, दौलत सिंह कोठारी। ओके, चलो डीएस कोठारी। आपको पता है कितने तीन कमीशन बने थे? ध्यान है क्या आपको? हमारे देश में 3 कमीशन बने हैं। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं। नहीं पता? इस पे प्रश्न आएगा। सबसे ध्यान रखना, सबसे पहला हमारे देश में जो कमीशन बना था, पहला वो बना था, ध्यान दोगे, विश्वविद्यालय आयोग। लिख लो आप इसको साइड में बॉक्स में। जब आपने याद दिलाई दिया तो फिर हम भी कुछ दे के जाएंगे आपको। विश्वविद्यालय आयोग साइड में कहीं लिख लेना। 3 आयोग बने हैं। कौन सा आयोग बना? पहला विश्वविद्यालय आयोग। और ध्यान रखेंगे विश्वविद्यालय आयोग का ही दूसरा नाम क्या था? राधा कृष्ण आयोग। तो पहला आयोग विश्वविद्यालय आयोग, जिसका दूसरा नाम राधा कृष्ण आयोग है। और मैं आपको बता दूं, ये 1948 में बना था और 49 में रिपोर्ट दी थी। तो 1948-49 पहला आयोग। दूसरा आयोग बना था जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। आपको आराम से याद रहेगा, एक विश्वविद्यालय, एक माध्यमिक। इसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। यस। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का ही दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग। आपको पता है ये कब बना था? ये बना था 1952 में और रिपोर्ट दी थी 1953 में। ये दूसरा आयोग है। 3 प्रसिद्ध आयोग हैं जिनमें से कोई बात पूछी जाती है। पहला विश्वविद्यालय आयोग, जिसका दूसरा नाम राधा कृष्ण आयोग है, 1948-49। दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन है, 1952-53। और तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का ही दूसरा नाम कोठारी कमीशन है। इसे ही कोठारी आयोग कहते हैं। और ये बना था 1964 में और रिपोर्ट दी थी 66 में। 64, 66 तीनों बातें याद रखना। तीनों आयोग याद रहेंगे आपको? ओके, बताएं आप सबसे पहला आयोग क्या नाम है? विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा आयोग? विश्वविद्यालय आयोग, जिसका दूसरा नाम क्या है? राधा कृष्ण आयोग। ये कब बना, कब रिपोर्ट दी? 1948-49 याद रखना। दूसरा आयोग क्या नाम है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम मुदालियर आयोग। कब बना, कब रिपोर्ट दी? 1952-1953। और तीसरे आयोग का नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। उसका दूसरा नाम क्या है?
कोठारी आयोग कब बना, कब रिपोर्ट दी? 1964-66। ओके, तीनों बातें याद रहेंगी। चलिए, तो कोठारी कमीशन ने परिभाषा दी थी साहब मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका किससे संबंध है? शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है, और यह पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्लियर? अगला स्टेटमेंट, और अगला स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम इब्बी वेस्ले साहब का। नाम लिखिए, इब्बी वेस्ले। इब्बी वेस्ले वही हैं जिन्होंने बोला था लक्ष्य वह तारा है जिस तक मल्लाह कभी नहीं पहुंच सकता, वही इब्बी वेस्ले। एसएसटी वालों के ये बहुत काम आते हैं, इब्बी वेस्ले। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में हमारे सामने आना, कभी हम आपको बताएंगे मेथड्स में वेस्ले साहब की बहुत सी बातें। आओगे? चलिए साहब, ओके, इब्बी वेस्ले का नाम लिखें और इनका स्टेटमेंट लिखें। आप लिखें, मूल्यांकन बहुत शानदार बात बोली है, गागर में सागर भर दिया। क्या बोला है? लिखो, मूल्यांकन, यस, मूल्यांकन आत्मनिष्ठ निरीक्षण, मूल्यांकन आत्मनिष्ठ निरीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण, आत्मनिष्ठ निरीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण का सम्मिश्रण है। आत्मनिष्ठ निरीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण का सम्मिश्रण है इब्बी वेस्ले। मूल्यांकन आत्मनिष्ठ निरीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण का सम्मिश्रण है। इसका मतलब बताओ, बताइए मेरे को, इसका क्या मतलब है? आत्मनिष्ठ निरीक्षण क्या होता है? कोई भी मेरे को बताए। स्वयं का निरीक्षण, क्या बात है। आत्मनिष्ठ निरीक्षण क्या स्वयं का निरीक्षण है? नहीं है। बोलो, सुन लो, हमने आपको एक बात बताई थी, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ क्या फर्क होता है? ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है ना? क्या फर्क है? बोलो। यस, सब्जेक्टिव में, यस, एक सुन लें, आत्मनिष्ठ निरीक्षण, इसका मतलब निरीक्षण कोई और करेगा और वो हमारा मूल्यांकन करेगा, लेकिन उसका निरीक्षण, उसके निष्कर्ष सब्जेक्टिव होंगे, उसके फैसले भावनाओं से भरे होंगे। बात समझ में आ रही है? और वस्तुनिष्ठ प्रमाण वो हैं जिनमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने पेपर दिया, परीक्षा दी, परीक्षा में नंबर आए, उसकी मार्कशीट, उसका वस्तुनिष्ठ प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ? मार्कशीट, या उसने कोई डॉक्यूमेंट्री कोई काम की है, तो सबको पता है साहब इसके 60% नंबर आए हैं, हो गया। फिर हम पूछते हैं उस स्कूल के अलग अलग टीचर से कि वो कैसा है, तो एक टीचर उसको बोलते हैं बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि वो उनकी सेवा करता है, उनकी बात मानता है, और एक बेकार है। इसका मतलब शिक्षकों ने उसके बारे में जो राय दी ना अपनी, वो तो क्या हो गई? आत्मनिष्ठ निरीक्षण। और उसके जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो क्या हो गए? वस्तुनिष्ठ प्रमाण। तो मूल्यांकन दोनों का मिश्रण है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। किसने दी? इब्बी वेस्ले ने। क्या बोला? मूल्यांकन आत्मनिष्ठ निरीक्षण और वस्तुनिष्ठ प्रमाण है। ओके, नेक्स्ट, एडम्स। एडम्स का नाम सुना है? एडम्स क्या बोलते हैं? एडम्स का नाम लिखें और स्टेटमेंट लिखें। मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया, मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया, मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करता है।
किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करता है एडम्स। मूल्यांकन किसी वस्तु या प्रक्रिया का क्या निश्चित करता है? मूल्य निश्चित करता है। परिभाषा किसने दी? एडम्स ने। समझ में आ रहा है? बताऊंगा अभी आपको इसके बारे में भी क्या है। उससे पहले एक और परिभाषा लिखें, और इस बार परिभाषा देने वाले हैं के.जी. रस्तोगी। के.जी. रस्तोगी नाम है इनका। ओके, के.जी. रस्तोगी का नाम लिखा? लिखा कि नहीं? लिखो स्टेटमेंट। मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत, सतत एक ही चीज होती है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया? अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया है जो उद्देश्य, मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो उद्देश्य, शिक्षण, एवं परीक्षण, उद्देश्य, शिक्षण एवं परीक्षण किसी भी बिंदु पर समाप्त नहीं होती। मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो उद्देश्य, शिक्षण एवं परीक्षण किसी भी बिंदु पर समाप्त नहीं होती। परिभाषा देने वाले कौन हैं? के.जी. रस्तोगी। तो इस बात को समझे क्या आप? समझे? मोटे तौर पे शिक्षण प्रक्रिया के अभी हमने आपको बताया था ना, पहला काम क्या होगा? उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य। फिर हम जो अधिगम अनुभव देंगे उसको कोई बोलता है शिक्षण, और फिर ये उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं ये हो गया परीक्षण। तो मूल्यांकन तीनों में चलता रहेगा, इसके बाद भी चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा अभी बताएंगे आपको। ओके, तो इस तरह से कुछ परिभाषाएं हमने लिखी। समझ में आई आपको? कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन मूल्यांकन की क्या परिभाषा देता है? क्या परिभाषा दी? अच्छा, मेरे को लगता है कुछ साधारण बातें करें, है ना? ये आपको भारी लग रही होंगी, है ना? अंतर, मुझे लगता है बहुत साधारण शब्दों में पढ़ाता हूं फिर मैं, क्योंकि आप उस लायक ही हो। जब अंतर्वर्त आप पूछ रहे हो मेरे से, व्हाट इज दिस, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लो। वो ऐसे रामबाण चीज है कि जिंदगी में याद करोगे, और वो ऐसी शब्दावली जिसको हम पसंद नहीं करते। हमारे बच्चे तक नहीं बोलते हैं। आप जिन किताबों को पढ़ते हो, क्या बोलूं मैं? मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हो। बोलिए। चलिए, परिभाषा लिखा दी मैंने, अब लिखो दूसरी चीज। इसमें से मुझे लगता है 10 से 15 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए था दिल से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसको इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। क्या मतलब है फिर कोई भी प्रश्न पूछता है बीच में, और इसको ये नहीं पता क्या पूछना है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप सब चुपचाप बैठ के देख रहे हो। हाँ? क्या मतलब है इसका? आप रिलेवेंट चीज मेरे से पूछो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वापस आ जाओ, इस पे आ जाओ प्लीज। चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोट कर जाऊं। मैंने आज तक मेरे सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स का बुरा नहीं किया है, और जितना देना चाहे उसे ज्यादा दिया है, लेकिन इतना मुझे मत सताओ कि हो सकता है मैं फिर जम कर जाऊंगा। बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा, बहुत, सो मेनी, प्लीज। इसलिए मेरे से बेवकूफी भरी कोई बात नहीं करोगे, ना कोई ऐसा सवाल करोगे जिसका उत्तर मैं लेवल बिलो द लेवल बात। ओके,
चलिए, मूल्यांकन हो गया क्लियर। चलिए दूसरी बात, मापन लिखो। मापन, मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मापन, मेजरमेंट। चलिए, मापन के बारे में जानते हैं आप क्या है? पहले सुन लो ध्यान से, एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। जो ध्यान से सुनेगा, ओके। पहली बात सुन लेना, मापन मूल्यांकन का एक भाग होता है। मापन क्या होता है? मूल्यांकन का एक भाग होता है। दूसरी बात सुनना, शिक्षार्थी के व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक। कौन सा होता है? ज्ञानात्मक। इसको ज्ञानात्मक भी बोलते हैं और संज्ञानात्मक भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉग्निटिव। क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव। दूसरा पक्ष होता है यस क्रियात्मक। क्रियात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिछली बार जिसको पता था ना, उसका एक प्रश्न सही हुआ था। जिसको इंग्लिश का शब्द पता नहीं था, उसका नहीं हुआ था। क्रियात्मक को बोलेंगे साइकोमोटर। क्या बोलते हैं इसको? साइकोमोटर। और तीसरा पक्ष बोलो, कौन सा? कौन सा? शाबाश, भावात्मक। कौन सा? भावात्मक के लिए शब्द कौन सा है? अफेक्टिव। अफेक्टिव। मैं नहीं करूंगा नुकसान, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। चलिए, पहला पक्ष है ज्ञानात्मक, जिसको बोलेंगे कॉग्निटिव। दूसरा क्रियात्मक, जिसको बोलेंगे साइकोमोटर। और तीसरा है भावात्मक, जिसको बोलेंगे अफेक्टिव। 3 चीजें सुनी है ना आपने? हेड, हार्ट और हैंड। हेड वाला कौन सा? ज्ञानात्मक। हार्ट वाला कौन सा? भावात्मक। और हैंड वाला कौन सा? क्रियात्मक। अब ध्यान से सुनना, ज्ञानात्मक पक्ष वो है जिसमें आपको कितनी जानकारी है, आपको कितनी बातों का ज्ञान हुआ है, इसका हम पता करें। ठीक है? तो ध्यान दोगे, परीक्षा हम जो लेते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में है। इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष को हम अंकों और संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दोगे आप, किस में व्यक्त कर सकते हैं? अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर कर लेना, दूसरा क्रियात्मक पक्ष है, उसको भी हम अंकों में व्यक्त करते हैं। ध्यान दोगे, यहां पे क्रियात्मक पक्ष का मतलब क्या है? केवल यहां पे क्रियात्मक पक्ष का मतलब गामक कौशल नहीं है, लोकोमोटर स्किल नहीं है, साइकोमोटर शब्द है। साइकोमोटर, ध्यान देना, साइकोमोटर का शब्द का मतलब हुआ कि वो काम जो आप प्रैक्टिकल करते हो। आप याद करो, आपने बीएड या एसटीसी किया, आपकी परीक्षा हुई, सेकेंड ईयर की परीक्षा हुई ना, उसकी मार्कशीट में 2 चीजें लिखी हैं, एक तो सिद्धांतिक पक्ष, एक व्यावहारिक पक्ष लिखा है। एक तो थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। ध्यान है ना आपको? जो थ्योरेटिकल था, सिद्धांतिक था, आपके उसमें से 1400 में से 2000 में से 1200 में से नंबर आए ना। और प्रैक्टिकल क्या था? फाइनल लेसन था 200 नंबर का, था कि नहीं था? उन दोनों में आपको नंबर मिले ना। इसलिए ध्यान दोगे, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों पक्षों को हम संख्यात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक बोलते हैं। और तीसरा जो पक्ष है भावात्मक, उसको हम अंकों और संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि वैल्यूज, जैसे कि मूल्य, आप में कितनी ईमानदारी है, आप में कितना अनुशासन है, आप में कितनी सच्चाई है, आप में कितनी निष्ठा है, इसको क्या हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? मूल्य। अब ध्यान देना, ये पहले जो दोनों पक्ष होते हैं इनको बोलते हैं मापन। इनको क्या बोलते हैं? मापन। और तीसरा साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा मूल्यांकन। इसका मतलब मापन हमें सूचना देता है। मापन क्या करता है? सूचना देता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे साहब, मोहन ने गणित में 70 नंबर प्राप्त किए, ये क्या है? बोलो, मापन है। अब उसका क्या करना है ये भी शामिल कर देंगे तो हो जाएगा मूल्यांकन। परीक्षा क्या है? परीक्षा मापन का ही दूसरा नाम है। परीक्षा क्या हुई? मापन का ही दूसरा नाम हुआ। इसका मतलब आप मुझे बताएं, मापन अनवरत चलता है,
चलता है क्या? नहीं। परीक्षा पूरी हुई, सूचना दे दी, बात खत्म। और मूल्यांकन अनवरत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि मूल्यांकन में मापन की सूचना के बाद में निर्णय है या उसके बाद में उपचार है। आपको पता है निदान किसको बोलते हैं? निदान मापन का ही दूसरा नाम है। निदान किसका दूसरा नाम है? मापन का दूसरा नाम है। सूचना दे दी साहब। क्या सूचना दे दी? कि साहब उसने मैथ्स में 100 में से 98 नंबर प्राप्त किए, ये सूचना दे दी, ये निदान हुआ। अब हम क्या करें? उसको आईआईटी में भेज दें, ये उसका उपचार हुआ, ये निर्णय हुआ। मान लो किसी, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मान लो एक बच्चे के तीसरी बार परीक्षा दिए, किसी भी पेपर में उसके 20 नंबर से ज्यादा नहीं आए 10th क्लास में, तो सूचना दे दी साहब इसके तो बिलो 20 है। सूचना हुई, ये निदान हुआ, ये इंफॉर्मेशन हुई ना, ये संख्यात्मक पक्ष है। अब हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे इसको पढ़ाई छुड़वा दो, रिक्शा दिलवा दो। क्या दिलवा दो? रिक्शा दिलवा दो या दुकान खुलवा दो। वो निर्णय है, वो उपचार है। तो मापन में वो है, सॉरी मूल्यांकन में वो सब शामिल है और मापन में केवल ये है। बात समझ में आ रही है आपको? तीनों पक्ष बताए मैंने, क्लियर है? तीन में से दोनों पक्षों को क्या बोलेंगे? संख्यात्मक। और इन्हीं का नाम क्या है? मापन। इन्हीं का नाम क्या है? मापन। जब तीसरा पक्ष मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? मूल्यांकन। इसका मतलब मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। इसका मतलब मापन निदान है कि उपचार? मापन निदान है कि उपचार? निदान। इसका मतलब मापन सूचना देता है कि निर्णय? सूचना। इसका मतलब मापन का संबंध एक निश्चित समय है, निश्चित समय से है, या ये अनवरत चलता है? एक निश्चित समय से है। क्लियर? लिखिए, मापन हेडिंग डाला था आपने। पहला स्टेटमेंट लिखें इब्बी वेस्ले साहब का। इब्बी वेस्ले, इब्बी वेस्ले क्या बोलते हैं? इब्बी वेस्ले लिखे, मापन मूल्यांकन का वह भाग है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो अंकों, मात्रा, संख्याओं, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो अंकों, मात्रा, संख्याओं, प्रतिशत, माध्य अथवा मध्यांक, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो अंकों, मात्रा, संख्याओं, प्रतिशत, माध्य अथवा मध्यांक द्वारा व्यक्त होता है। इब्बी वेस्ले का नाम लिखा आपने। परिभाषा क्या है इनकी? मापन मूल्यांकन का एक भाग है। क्या है? एक भाग है। और वो किसके द्वारा व्यक्त होगा? अंकों के द्वारा, या मात्रा के द्वारा, या संख्याओं के द्वारा, या प्रतिशत के द्वारा, या फिर माध्य अथवा मध्यांक। माध्य अथवा मध्यांक आपको याद है ना? मीन, मोड, मीडियन पढ़े थे आपने, पढ़े ना? मीन, मोड, मीडियम। ओके, ये वही है। तो मापन की बहुत बढ़िया सी परिभाषा हुई वेस्ले साहब की, याद रहेगा आपको? बोलो दूसरी परिभाषा। और इस बार आप नाम लिखेंगे कैंपबेल साहब का। कैंपबेल नाम है इनका। कैंपबेल क्या स्टेटमेंट देते हैं? कैंपबेल, कैंपबेल का स्टेटमेंट लिखो। निश्चित नियमों के अनुसार, निश्चित नियमों के अनुसार, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं अथवा घटनाओं को
निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं अथवा घटनाओं को अंकों या संख्याओं में, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं अथवा घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। व्यक्त करना मापन है। कैंपबेल। तो बात समझ में आ रही है आपको? मापन का मतलब बार बार वही आ रहा है, अंकों में या संख्याओं में मूल्यांकन का एक भाग है। कुछ नियम हैं जिनके अनुसार हम किसी भी घटना या वस्तु को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करें, उसको क्या बोलेंगे? मापन। ये किसने बोला? कैंपबेल ने। और लिखाऊं? चलिए एक स्टेटमेंट और लिखें, और इस बार नाम लिखें रेमर्स व रूमल। रेमर्स व रूमल। रेमर्स व रूमल क्या बोलते हैं? रेमर्स व रूमल स्टेटमेंट लिखो। मापन से पता चलता है, मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु, मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है। यानी मात्रा आ गई ना? मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन बताता है, मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन बताता है वस्तु कितनी अच्छी है। वस्तु कितनी अच्छी है। स्टेटमेंट किसका? रेमर्स व रूमल का। ओके, बीच में हमने मापन की कुछ बात आपको बताई, समझ में आया? बोलो। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन निदान है, मापन सूचना देता है, मापन संख्यात्मक है, मापन का संबंध ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष से है। बात समझ रहे हो आप? मापन एक समय के बाद रुक जाता है। अब आगे चलते हैं, और आगे आप लिखें मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं आप मुझे बताएंगे सबसे पहली विशेषता कौन सी हो सकती है? सबसे पहली विशेषता, आप बार बार जिस शब्द को पढ़ रहे हो वो है सतत। पढ़ते हो ना बार बार? तो पहली बात लिखें आप लिखो सतत प्रक्रिया। पहली विशेषता सतत प्रक्रिया। पहली विशेषता मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। परीक्षा में सतत प्रक्रिया पूछ लें या अनवरत प्रक्रिया पूछ लें, बात एक ही है ना? बताएं आप मेरे को, मूल्यांकन सतत क्यों है? क्यों चलता है? निरंतर सतत तो एक ही बात है। सतत प्रक्रिया लिख दो या निरंतर प्रक्रिया लिख दो या अनवरत लिख दो, पर क्यों है सतत? क्यों है कंटिन्यूअस? हाँ, क्यों है? क्या मापन कंटिन्यू है, सतत है? नहीं है। मापन तो सूचना दे के रुक गया, मूल्यांकन अब निर्णय भी देगा, क्योंकि वो उपचार भी करेगा। तो आप लिखो मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय। कितनी बेहतरीन बात मैंने समीकरण के रूप में आपको बताई है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, या फिर मूल्यांकन बराबर
बोलो क्या? मूल्यांकन बराबर निदान प्लस उपचार। शाबाश, निदान प्लस उपचार। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? मापन क्या है? निदान है। और मूल्यांकन में निदान और उपचार दोनों शामिल हैं। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, हमेशा मूल्यांकन सतत क्यों है? इसलिए है कि साहब इसमें निर्णय भी शामिल है या ये उपचार भी करता है। बात क्लियर हुई आपको? चलिए दूसरी विशेषता। जब पहली विशेषता कृष्णा 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 नहीं, क्वेश्चन नहीं, ये चल रहा है अभी। ओके, चलिए। तो पहली विशेषता क्या लिखी आपने? मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया? सतत प्रक्रिया। और दूसरी? यस, दूसरी कौन सी? बिल्कुल लिखो, व्यापक प्रक्रिया। पहली बात, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया। सतत इसलिए है कि साहब उपचार और निर्णय दोनों बातें हैं। और दूसरी बात क्या है? व्यापक। ये बताओ आप मेरे को, व्यापक क्यों है? व्यापक का क्या मतलब होता है? यस, व्यापक का मतलब है मापन। मापन, सुन रहे हो? मापन कौन से पक्षों के बारे में है? केवल ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। और मूल्यांकन में सभी शामिल हैं, इसलिए मूल्यांकन क्या हो गया? व्यापक हो गया। तो आप लिखो समीकरण, मूल्यांकन बराबर मापन जोड़ मूल्य। और ये बहुत बड़ी बात है जो हमने आपको अभी समझाई थी। मूल्यांकन बराबर मापन जोड़ मूल्य। मापन में ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दो पक्ष शामिल होते हैं। और तीसरा, मूल्यांकन में भावात्मक शामिल होता है। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक को क्या बोलते हैं? संख्यात्मक। मापन तो है ही खैर, पर इसको बोलते हैं संख्यात्मक। और भावात्मक क्या होता है? भावात्मक क्या होता है? भावात्मक का दूसरा नाम पता है वो क्या है? बोलो। नो 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 नो, भावात्मक को गुणात्मक भी बोलते हैं। ध्यान है ना आपको? तो कोई आपको कंफ्यूज ना कर दे कि साहब चार पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, गुणात्मक और भावात्मक। चार नहीं होते बल्कि तीन ही होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। और भावात्मक को ही क्या बोलते हैं? गुणात्मक बोलते हैं। क्लियर है? तो व्यापक क्यों है? क्योंकि मापन में तो केवल दो ही पक्ष हैं, वो तो केवल संख्यात्मक है। वो तो केवल संख्यात्मक का मतलब ये भी है कि हमने कितनी चीजें सीखी, इसका मतलब शैक्षिक चीजों से जुड़ा हुआ है। और इसमें शैक्षिक के साथ साथ दूसरे क्षेत्र भी आएंगे ना। आपने कितने गाने सीखे, आपने किस तरह से बोलना सीखा, आपने किस तरह से खेलना सीखा, आपने किस तरह से दूसरी बातों को सीखा, बोलते हैं ना। तो उसके लिए फिर एक बात लिखें आप, अर्थात करके। व्यापक प्रक्रिया का क्या मतलब है, ये लिख लिया आपने? सबने लिखा ना? ओके, अब अर्थात करके एक बात और लिखो, अर्थात। व्यापक में अर्थात मूल्यांकन में शैक्षिक, मापन केवल शैक्षिक पक्ष का होता है, मैं आपको बता दूं।
मूल्यांकन में शैक्षिक तथा सह शैक्षिक ब्रैकेट में व्यवहार के सभी पक्ष शामिल हैं। तो इस बात को नहीं भूलोगे परीक्षा में कि साहब व्यापक का क्या मतलब होता है, ठीक है ना? व्यापक का क्या मतलब होता है? सभी पक्ष शामिल होते हैं, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र भी शामिल होता है। ओके, मूल्यांकन की विशेषताएं चल रही हैं। पहली विशेषता क्या लिखी थी? सतत है, और दूसरी व्यापक है। तीसरी विशेषता है, बहुत शानदार बात है, मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। ओके, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। मतलब समझे आप इसका क्या मतलब? मूल्यांकन की प्रक्रिया में उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र बिंदु उद्देश्य है। हम उद्देश्यों की छत्र छाया से बाहर नहीं जाएंगे। जो तय किया उसी के आधार पे तो अधिगम अनुभव होगा, और उसी को हम जांचेंगे क्या वो मिला या नहीं मिला। दूसरी कोई चीज हम नहीं देख सकते। हमारी बाउंड्री उद्देश्य तय कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? उनको जांचेंगे, अगर वो मिल गए तो फिर नए उद्देश्य तय कर लेंगे, और अगर वो नहीं प्राप्त हुए तो फिर वापस वो जो नहीं प्राप्त हुए वो उद्देश्य तय हो जाएंगे। इसका मतलब मूल्यांकन उद्देश्यों के इर्द गिर्द घूमता है। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है क्या? चलिए, चौथी विशेषता, उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया लिखा। अगली विशेषता, मूल्यांकन शिक्षार्थी अभिस्थापित है। शिक्षार्थी अभिस्थापित। मूल्यांकन शिक्षार्थी अभिस्थापित है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है पता है आपको? इसका मतलब है स्टूडेंट ओरिएंटेड है। यानी मूल्यांकन के केंद्र में कौन है? स्टूडेंट है, छात्र है। आपने सुना है ना, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का। प्रजातंत्र की परिभाषा पढ़ते हो ना, तो वैसे ही इसमें शिक्षार्थी केंद्र में है। तो ध्यान रखेंगे, मूल्यांकन के केंद्र में कौन है? शिक्षार्थी। इधर मूल्यांकन का केंद्र बिंदु कौन सा था? उद्देश्य। दोनों बातें क्लियर है आपको? लिख लिया ना? स्टूडेंट ओरिएंटेड। एक और बात लिखो, मूल्यांकन निदान व उपचार दोनों है। मूल्यांकन निदान व उपचार दोनों है। निदान व उपचार दोनों है। क्यों है दोनों? क्यों है दोनों? क्योंकि ये निर्णय भी देता है, तो निर्णय उपचार है। इसके अगर समीकरण बनाए तो वही समीकरण वापस बनेगी, मूल्यांकन बराबर मापन जोड़ निर्णय। बात समझ में आ रही है? तो निदान व उपचार दोनों है। अगली बात, मूल्यांकन संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों है। मूल्यांकन संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों है। आपको लग रहा है कुछ बेशकीमती चीजें आप ले रहे हो, है ना? और हम दे रहे हैं, देंगे, चिंता नहीं करें। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, सबको। हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत चाहते हैं।
पता है ना, कई बार जैसे पेरेंट्स के सामने आप बेवकूफियां करते रहो, आप उनको सताते रहो, लेकिन आपको खाना खिलाते रहेंगे। ओके, संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों है, याद रहेगा। एक और बात लिखो, और वो है मूल्यांकन सहकारी प्रक्रिया है। मूल्यांकन सहकारी प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? सहकारी प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोऑपरेशन के बिना नहीं होगा। कोऑपरेशन के बिना नहीं होगा। शिक्षण अधिगम चल रहा है अभी, पर मान लो मैं आपका मूल्यांकन करना चाहूं, आपको कितना आता है, ठीक है ना? मैंने आपको पूछा, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, आगे आएंगे टूल्स तब बात करेंगे हम। तो किसी को उसको आ रहा है, लेकिन वो जानबूझ के गलत बता रहा है, तो हो गया गलत मूल्यांकन। या वो नहीं बता रहा है, मुंह फुला के बैठ गया, नहीं बताना, तो क्या होगा मूल्यांकन? तो मूल्यांकन के लिए कोऑपरेशन जरूरी है। एक और बात लिखो, मूल्यांकन अंतरक्रियात्मक है। अंतरक्रियात्मक के बहुत से अर्थ हैं। एक तो स्टूडेंट टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है। मूल्यांकन अंतरक्रियात्मक है। और एक जो तीनों बिंदु है ना शिक्षण प्रक्रिया के, उन तीनों में इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले हमने उद्देश्य तय किए ना, फिर उनके अनुरूप अधिगम अनुभव दिए ना, फिर इनका परीक्षण किया। अब स्थिति क्या हो सकती है? स्थिति ये हो सकती, आप सुन रहे हो मेरी बात? स्थिति ये हो सकती है कि या तो ये उद्देश्य पूरे हो गए, और या इनमें से आधे ही पूरे हुए, ठीक है ना? अगर ये उद्देश्य पूरे हो गए तो फिर नए उद्देश्य बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? नए उद्देश्य बनेंगे, फिर अधिगम अनुभव होगा, फिर परीक्षण होगा, फिर वही काम होगा। और पूरे नहीं हुए तो वापस जो पूरे नहीं है वो यहां पे लिखे जाएंगे, वो तय होंगे। इसका मतलब मूल्यांकन प्रक्रिया इन तीनों में घूमती रहती है, इंटरेक्टिव है। इसीलिए तो नियत, इसीलिए तो अनवरत है, इसलिए तो कंटिन्यूअस है। अगर ये निर्णय नहीं होता, यहां पे रुक जाता तो मापन हो जाता, फिर नए उद्देश्य तय किया, इसका मतलब फिर कोई निर्णय लिया, इसका मतलब फिर उपचार है। बात समझ में आ रही है? ओके, एक और विशेषता लिखो आखिरी, और वो है मूल्यांकन निर्णयात्मक है। मूल्यांकन निर्णयात्मक है। मूल्यांकन निर्णयात्मक है साहब, यानी हर जगह निर्णय था, बोले था कि नहीं? तो मूल्यांकन निर्णयात्मक है। अब याद करें वो प्रश्न जो कल हमने आपको बताया था। मूल्यांकन का अर्थ है, पहला ऑप्शन जांचना, दूसरा ऑप्शन परीक्षा लेना, तीसरा ऑप्शन परीक्षण करना, और चौथा निर्णय लेना। बोलो, क्लियर? नेक्स्ट। ओके साहब, अब आगे चलते हैं, और आगे कुछ बहुत सी बातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूं मूल्यांकन की विधियां। आपको याद होगा हमने आपको पर्सनैलिटी में वस्तुनिष्ठ विधियां नहीं करवाई थी ना? तब ये कहा था कि मूल्यांकन के समय करवाएंगे। तो मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स, तरीके, तकनीकें, उपकरण, टूल्स, बहुत से नाम है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें, वस्तुनिष्ठ विधियां वो भी यही हैं, और खाली मूल्यांकन की बात करें तो भी यही है। तो मूल्यांकन की विधियां, या मूल्यांकन की तकनीकें, या मूल्यांकन के उपकरण, या टूल्स, या प्रविधियां, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो सब कौन कौन सी हैं लिखें आप एक नंबर पे। पहली विधि है सहसूची। सहसूची, जिसको पड़ताल सूची भी कहते हैं। सहसूची या पड़ताल सूची या जांच सूची भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला नाम महत्वपूर्ण है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेकलिस्ट।
ये नाम सुना आपने, चेकलिस्ट? ओके। तो पहली विधि सहसूची, जांच सूची, चेकलिस्ट। सबसे पहले लिखो आप प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक हैं हॉटसॉर्न। नाम याद है? नाम सुना है? व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है एवं दूसरों को प्रभावित करता है। ये वही हॉटसॉर्न है जिन्होंने परिभाषा दी थी। तो प्रतिपादक हॉटसॉर्न, आपने नाम लिखा ना? चेकलिस्ट इंग्लिश वाला भी लिखना है। लिख लिया सबने? ओके। तो क्या होती है, आगे लिखो, और आगे इस तरह से लिखो, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बालकों के, चेकलिस्ट बालकों के गुण लक्षण या विशेषताओं की, चेकलिस्ट बालकों के गुण लक्षण या विशेषताओं की एक लंबी सूची है। चेकलिस्ट बालकों के गुण लक्षण या विशेषताओं की एक लंबी सूची है जिसके आधार पर, एक लंबी सूची है जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। बालकों के गुण लक्षण या विशेषताओं की एक लंबी सूची है जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। लिखा सबने? लिखा कि नहीं? अब देखो इसकी खास बात क्या है, सुनो। चेकलिस्ट में क्या होता है? चेकलिस्ट में हम अपनी तरफ से कोई शब्द या कोई बात नहीं लिखते। बस दो चीजें मेरे को परेशान करती है। एक तो बेवकूफी भरे प्रश्न, उनको तो फिर भी मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन नींद आ गई तो मैं सहन नहीं कर सकता। पढ़ना चाहते हैं? कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े करो। ओके, अलर्ट रहो, अलर्ट। पता है क्या क्या आ रहा है? 10 मिनट सुनोगे तो हो सकता है 3 प्रश्न आ जाएं उसमें से परीक्षा में सीधे सीधे, और सो रही हो। चलो इधर आओ। किसकी बात कर रहे थे हम? चेकलिस्ट की बात कर रहे थे। ओके, चेकलिस्ट में ध्यान देना, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लिखते, केवल टिक करते हैं। आप स्कूल में जाओगे ना तो आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, सीसी में और बहुत सी जगह। कभी आपने कॉपी चेक करी है या कराई है? चेक कॉपी करवाई है ना, या करी है? ओके। तो उसमें गुरुजी गुड देते थे ना, आप गिनते थे, 3 दिए और 2 1। मैं भी स्कूल जाता हूं ना तो बच्चे कहते सर 4 2। लो, चेकलिस्ट यही है। बात समझ में आ रही है? अभी हम इलेक्शन कराने गए थे, मैं आपको बताऊं, सुन रहे हो? चुनाव कराने गए तो उसमें बहुत सी सामग्री होती है। आप भी जाओगे ना चुनाव कराने, महिलाओं की भी ड्यूटियां लगती हैं अब, ठीक है ना? तो साहब क्या होता है, बहुत सामान होता है। आप वोट देने गए थे ना, तो देखा होगा आपने, अंदर गए, आप गए ना, तो सब कितना दिया उन्होंने। सबसे पहले तो गेट में घुसे तभी इधर इन इधर आउट, और बहुत सी चीजें, वो पोस्टर लगे हुए मिले थे ना, वो कहां थे? वो सारे साथ तो लाए थे, पार्टी साथ ही लाती है। उसके बाद रस्सी बंधी हुई थी, एक में इन एक में आउट, इधर महिलाएं लिखा हुआ था। फिर अंदर गए, अंदर जाते ही सबसे पहले उन्होंने, आपने जो दिया पर्ची, उन्होंने देखा तो वो लिस्ट थी ना। फिर दूसरे ने बोला नाम, फिर आगे गए, फिर शाही लगाई ना, तो डिब्बा शाही पता नहीं क्या क्या था आगे नहीं। फिर आगे गए तो उन्होंने बटन दबाया, कंट्रोल यूनिट। फिर आप उधर गए, इधर जाओ, टोका था ना आपको, वहां पे आदमी ऐसा हो ही जाता है। तो आप इधर गए, फिर वहां पे किसी ने वो आपकी पर्ची वापस लेके रख ली, एक उसमें डाल दी, वो था ना एक लंबा सा। फिर आप उसके पास गए, वो केबल, फिर आपने बटन दबाया, एक आवाज हुई। फिर इस बार एक काम और था, आप रुक के देख रहे थे कौन सी पर्ची निकलती है।
वीवी पैट थी कि नहीं? फिर आप बाहर चले गए। आपको पता है ये कितनी चीजें होती हैं, बहुत कुछ। और फिर कुछ एजेंट बैठे, पता नहीं क्या क्या, उसके बाद कितनी सील, कितने लिफाफे, कितनी चीजें, कितनी टैग। वो ईवीएम में मोक पोल कराया था, पता है आपको किस तरह से उसको सील करते हैं, क्या क्या है, तो जाने कितना सामान है। तो वो सामान जब देते हैं ना, थैला, वो 3 प्रकार की वो मशीनें, और वो मशीनें बहुत सेंसिटिव है, उनको ज्यादा धूप में और कहीं रख नहीं सकते, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये पता नहीं कितनी चीजें होती हैं, एक भी कोई चीज गायब हो गई तो बोले दिक्कत हो सकती है ना। तो क्या होता है, इस सामान के साथ में एक चेक लिस्ट देते हैं, चेक लिस्ट। उस चेक लिस्ट को लेके हम वहीं पे, जहां पे सामान मिलता है ना, जहां से रवाना होते हैं, आप जहां से रवाना होगे आप उसको टिक करोगे, 2 लोग बैठ जाएंगे, कंट्रोल यूनिट आ गई, मोमबत्ती आ गई, वो फला चीज आ गई, दैट इज चेक लिस्ट। बात समझ में आ रही? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, स्कूल में क्या चेक लिस्ट होती है, देखना, चेक लिस्ट का एग्जांपल देखना। ओके, इसके 2 भाग हैं साहब। पहला जो भाग है उसमें विशेषताएं लिखी हैं, ठीक है, प्रिंटेड है। और दूसरा जो पार्ट है इसमें कॉलम्स हैं, और ये बच्चों के कॉलम्स हैं। किसके कॉलम है? बच्चों के कॉलम है, जिनमें उनके नाम हो सकते हैं, या रोल नंबर हो सकते हैं, या एसआर नंबर होते हैं, जनरली 1 2 3 4 5 6। बोलिए। ओके, अब क्या करना है, अब इसमें विशेषताएं लिखी हैं, समय पर विद्यालय में आना, प्रार्थना सत्र में भाग लेना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, एनएसएस एनसीसी में पार्टिसिपेट करना, आदि आदि। होगी ना बहुत सी विशेषताएं। अब आप क्या करोगे, समय पर आना सॉरी, हम देखेंगे, 1 जिसका रोल नंबर है वो आता है, 2 आता है, 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 आता है। प्रार्थना सत्र में ये लेता है, ये लेता है, ये लेट आता है, नहीं लेता, ये नहीं लेता, ये आता है लेकिन प्रार्थना में नहीं आता, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है। आप इसको देख के बता सकते हैं कौन कैसा है? बोलिए। दैट इज चेक लिस्ट। तो चेक लिस्ट क्लियर है, इसमें केवल इतना ही है। दूसरी विधि, और दूसरी विधि का नाम लिखो साहब, वर्ग क्रम मापनी। वर्ग क्रम मापनी, इसका एक नाम मानदंड निर्धारण, बहुत से नाम है इसके। एक नाम वर्ग क्रम मापनी, इसी का दूसरा नाम मानदंड निर्धारण, इसी का एक नाम स्तर माप। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो है रेटिंग स्केल, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल देखिए ना, रेटिंग स्केल नाम सुना है, अभी बताते हैं क्या है रेटिंग स्केल। इसके प्रतिपादक के रूप में बाद में थर्स्टन ने इसको सजाया संवारा था, लेकिन थर्स्टन ने बहुत सी रेटिंग स्केल्स बनाई थी, एटीट्यूड की, व्यवहार की, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति से लेके सुंदरता तक, बुद्धि तक, सृजनात्मकता तक। लेकिन प्रतिपादक के रूप में जिनका नाम आपको याद रखना है वो है फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन ने बहुत सी चीजें दी थी साहब, याद है ना आपको? फ्रांसिस गाल्टन। ओके, क्या होती है रेटिंग स्केल? लिखो, और ऐसे लिखना हिंदी में, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल बालकों को, रेटिंग स्केल बालकों को रेटिंग स्केल बालकों को उनके गुण, लक्षण या विशेषताओं के आधार पर, रेटिंग स्केल बालकों को उनके गुण, लक्षण या विशेषताओं के आधार पर, गुण, लक्षण या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों
या स्तरों में बांटती है। रेटिंग स्केल बालकों को उनके गुण, लक्षण या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों या स्तरों में बांटती है। लिखा? तो देखो, आपने स्केल देखी ना? स्केल होती है ना? बोले ऐसे स्केल होती है ना, इसके अंदर और भी कुछ होता है। तो रेटिंग स्केल यही है। खास बात मैं आपको बताऊं, रेटिंग स्केल किसी भी चीज की बन सकती है, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की। भाषा की बनी है, सुंदरता की बन सकती है, व्यवहार की बनती है। अगर हम ये जो कॉलम है इनके शीर्षक शब्दों में रखते हैं तो उसको तो बोलते हैं शाब्दिक मापनी, और अगर शब्दों की जगह अंकों में लिख देंगे तो उसको बोलते हैं संख्यात्मक मापनी। जैसे आप लिख सकते हो, ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में बनती है। सर्वोत्तम, सुन रहे हो? उत्तम, मध्यम, साधारण, निम्न, निकृष्ट। हो गया? बोलिए होगा कि नहीं? एक एग्जाम्पल देता हूं। संख्यात्मक मापनी का एक एग्जाम्पल है जो स्कूलों में, और इसमें क्या होता है, शीर्षकों को हम लिखते हैं। मान लो वो संख्याओं में लिख रहे हैं हम, ठीक है ना? जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, 1, 3, 5, 7, आगे 9 लिख सकते हो। 100, 200, -1, -2, जो आपकी मर्जी है यहां पे लिखा जा सकता है। ओके? अब देखो, एक नंबर, इसका मतलब एक नंबर रेटिंग स्केल उन बालकों को मिलेगी जिनमें इस कॉलम में जो लिखा है ना वो विशेषताएं होंगी। सुन रहे हो? एक रेटिंग स्केल किसके लिए? इसमें वे बालक आएंगे, कौन से बालक आएंगे? वे बालक आएंगे जो स्वयं विद्यालय के फर्नीचर की तोड़फोड़ करते हैं और दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाते हैं। है ना शानदार? ये लोग खुद भी तोड़फोड़ करते हैं और दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाते हैं। 3 RS उनको मिलेगी जो स्वयं तो तोड़फोड़ करते हैं लेकिन दूसरों को उकसाते नहीं है। आप मुझे बताएंगे कौन से ठीक हैं? 1 वाले कि 3 वाले? आधा ही नुकसान करेंगे, है ना? ये तो खुद भी करेंगे, दूसरों से भी करवाएंगे, और ये केवल खुद ही करेंगे। लेकिन इनसे बेहतर बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? वो कौन है? 5 नंबर पे, वो न तो खुद करते, न तो स्वयं तोड़फोड़ करते, और न ही करवाते, न ही उकसाते। बोलिए बढ़िया है कि नहीं है? ये बढ़िया है, लेकिन इनसे भी बढ़िया है। ये न तो करते हैं, न उकसाते हैं, लेकिन करने वालों को रोकते भी नहीं है। देखते रहते हैं आपकी तरह बैठे बैठे। क्या है वो जो दूसरों को रोकते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ये न तो खुद तोड़फोड़ करते, न उकसाते, और न किसी को करने देते। बढ़िया है कि नहीं? इनसे भी बढ़िया है। इनसे बढ़िया कौन है? जो न तो विद्यालय के फर्नीचर की तोड़फोड़ करते, न किसी को उकसाते, न किसी को करने देते, बल्कि फर्नीचर के रख रखाव और मेंटेनेंस में शाला प्रशासन की मदद भी करते हैं। हुए कि नहीं? ये रेटिंग स्केल है। ये क्या है? रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्लियर है आपको? ओके। तीसरी विधि, और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण विधि है समाजमिति। समाजमिति जिसको सोशियोमेट्रिक्स बोलते हैं। समाजमिति, सोशियोमेट्रिक्स। लिख लिया ना समाजमिति? सोशियोमेट्रिक्स, आपको पता है इसके प्रतिपादक कौन है? J.L. मेरिनो। नाम लिखो प्रतिपादक, J.L. मेरिनो। इसके प्रतिपादक J.L. मेरिनो हैं। कौन है? J.L. मेरिनो। इसमें बहुत प्रश्न आता है, पता है ना आपको?
क्या खास बात है समाजमिति की? लिखो, समाजमिति बालकों में सामाजिकता की जांच के लिए बनाई जाती है। समाजमिति बालकों में सामाजिकता की जांच के लिए बनाई जाती है। समाजमिति बालकों में सामाजिकता की जांच के लिए बनाई जाती है। लिखा, आगे लिखें। इससे पता चलता है कि एक समूह में कोई बालक, इससे पता चलता है कि एक समूह में कोई बालक कितना लोकप्रिय है। बात समझ में आ रही है? समाजमिति बालकों की लोकप्रियता की जांच करती है, सामाजिकता की जांच करती है। इसलिए यह बताती है कि एक समूह में कोई बालक कितना लोकप्रिय है। लोकप्रिय समझते हो? उसको कितना दूसरे बच्चे पसंद करते हैं, कितना विख्यात है। यह भी हो सकता है वो मतलब कितना चाहा जाता है, कितना लोकप्रिय है, या कितना कुख्यात है, कितना बदनाम है। दोनों चीजें हैं। आपने लिखा ना समाजमिति? ओके, आप मुझे एक बात बताएं कि समाजमिति बालकों में किसकी जांच करती है? सामाजिकता की। और ये सामाजिकता की जांच कहां पे होती है? क्या समाज में उसके क्या सरोकार हैं, या वो सामाजिक चीजों में कितना भाग लेता है, इसके आधार पे होगा या कक्षा कक्ष में होगा? बोलो, समाज में या कक्षा कक्ष में? कक्षा कक्ष में, ये ध्यान रखना। और खास बात क्या है? लिखो, लिखें। समाजमिति के निम्न रूप होते हैं, प्रकार होते हैं। समाजमिति के निम्न रूप होते हैं जिन्हें समाजमिति उपागम सोशियोमेट्रिक्स अप्रोचेस कहते हैं। समाजमिति के निम्न रूप होते हैं जिन्हें समाजमिति उपागम सोशियोमेट्रिक्स अप्रोचेस कहते हैं। और साहब ये दो उपागम बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला तो लिखो, परिचाय की उपागम। पहला है परिचाय की उपागम। इस पे प्रश्न आ चुका है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वो लिखना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हुज हु अप्रोच। और दूसरा, पहला परिचय की उपागम और दूसरा है नामांकन उपागम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेशन अप्रोच। समाजमिति के दो उपागम, परिचय की और नामांकन। परिचय की उपागम ध्यान दोगे आप, हुज हु अप्रोच इंग्लिश में बोलेंगे, और नामांकन उपागम नॉमिनेशन अप्रोच बोलेंगे। नॉमिनेशन। चलिए साहब, ये क्या होते हैं सुनो समझो। आपने लिखा, हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल्यांकन की विधियां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सी विधि थी? चेक लिस्ट। कौन सी लिस्ट थी? चेक लिस्ट। दूसरी रेटिंग स्केल, और तीसरी समाजमिति। समाजमिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोशियोमेट्रिक्स। समाजमिति के प्रतिपादक कौन है? जे.एल. मेरिनो। समाजमिति के दो रूप हैं, वो क्या कहलाते हैं? समाजमिति के उपागम कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको?
सोशियोमेट्रिक्स अप्रोचेस बोलते हैं, अप्रोचेस। क्या बोलते हैं? अप्रोचेस। पहला उपागम कौन सा? परिचय की उपागम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हुज हु अप्रोच। और दूसरा नामांकन उपागम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉमिनेशन अप्रोच। अब समझो आप इसको क्या है। परिचय की मतलब परिचय। आपको अब कहीं भी जाते हो, किसी समूह में जाते हो तो परिचय देते हैं ना? बोलिए, परिचय देते हैं। परिचय में कैसे परिचय देते हो आप? अपना नाम बताते हो ना? परिचय में नाम ही तो बताते हो। इसमें नाम नहीं, काम देखो यारो। इसमें नाम नहीं, बल्कि हमारी कुछ बातें, कुछ विशेषताएं, कुछ गुण हैं जो हमें किसी समूह में प्रसिद्ध करते हैं, जो हमें किसी समूह में विख्यात करते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, या कुख्यात करते हैं, या बदनाम करते हैं। आप याद करो अपने स्कूल के, कॉलेज के दिन, कोई लड़का था जो आपको अभी भी याद है, ये भी याद रहेगा। कोई लड़का था जिसको आप भूले नहीं हो। कोई लड़की थी जो आपको अभी भी याद है, हालांकि उसका नाम याद नहीं है आपको, है ना? आप उसके पुराने लोग मिलते हो ना, तो उसकी बात करते हो, अच्छा वो क्या जो बीच बीच में बोलता था, अच्छा वो क्या जो हेल्प करने के लिए खड़ा रहता था। बात समझ आ रही है आपको? ये परिचय की उपागम है जो हमें उसके कुछ खास गुण और खास विशेषताएं थी, आप सुन रहे हो, जो उसको मशहूर कर गए या उसको बदनाम कर गए, लेकिन बस वो चर्चित हो गया। बात समझ आ रही है? अब यहां चलो, यहां कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 2 महीने हो गए ना? चलिए, किसी को 2 हो गए, किसी को 3 हो गए। ध्यान दो, 1.5 ठीक है। तो अब ध्यान दो, आप यहां भी आपका एक समूह बना कि नहीं बना? बना ना? बना। और कुछ लोगों ने यहां भी अपनी छाप छोड़ दी है, हुए ना कुछ लोग मशहूर। हुज हु क्या बोलता है? देखो आप, हु इज हु। मान लो मैं आपसे पूछूं, सुन रहे हो? मान लो हम आपसे पूछें कि वो कौन है? वो कौन है जो अंतर्मुखी है? वो कौन है जो अंतर्मुखी है? क्लास में चुपचाप बैठ के सारी चीजें सुनता है, कभी किसी से बात नहीं करता, अपना काम करता है, आता है, चला जाता है, और जब भी टेस्ट लेते हैं तो क्लास टॉप करता है। आप बोलेंगे साहब वो है राहुल। बात समझ आ रही है? मैं कहूं वो कौन है? वो कौन है जो आधे टाइम सोती रहती है और फिर घर जाके सवाल पूछती है, सर इसका उत्तर दो। तो आप बोलेंगे साहब वो है, जो भी है, श्वेता। मैं बोलूं वो कौन है? सुन रहे हैं आप? वो कौन है जो लेट आता है सबसे, बीच में 5 बार उठ के जाता है, हमारी सारी क्लासेस अटेंड करता है, बीच बीच में बोलता रहता है, लेकिन जब भी कोई रेफरेंस की बात आती है तो वो हमारे रेफरेंस देता है। क्या नाम है? किशन। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? परिचय की उपागम क्या करता है? परिचय देता है और परिचय के आधार पे कोई प्रसिद्ध हो जाता है। क्लियर है? पहला बोलो। दूसरा सुने, दूसरा क्या था? नामांकन उपागम। क्या था? ओके, ये सुनना आप क्या है। इसमें एक बात लिखो आप, नामांकन उपागम में एक बात लिखो, नॉमिनेशन अप्रोच क्या होती है, इसमें आप लिखें इस उपागम को विकसित करने का श्रेय, इस उपागम को विकसित करने का श्रेय एटकिंसन को दिया जाता है। यानी मेरिनो के साथ एटकिंसन ने भी योगदान दिया है।
इस उपागम को विकसित करने का श्रेय एटकिंसन को दिया जाता है। एटकिंसन को दिया जाता है। नाम लिखा सबने? और क्या होता है इसमें, आप लिखो। इसमें आप लिख रहे हैं ना, इसमें एक समूह में किसी बालक की लोकप्रियता, इसमें एक समूह में किसी बालक की लोकप्रियता एक समूह में किसी बालक की लोकप्रियता की जांच एक समूह में किसी बालक की लोकप्रियता की जांच पसंद के वरीयता क्रम, पसंद के वरीयता क्रम के आधार पर तय होती है। पसंद के वरीयता क्रम के आधार पर तय होती है। और नोट करके लिखो, कक्षा मॉनिटर। कक्षा मॉनिटर के चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, पसंद का वरीयता क्रम तय करता है कि कौन कितना पॉपुलर है, कौन कितना बदनाम है, कौन मोस्ट वांटेड है और कौन लिस्ट वांटेड है। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो। चलिए, ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से। आप में कभी भी स्कूल में, कॉलेज में वो कौन कौन है जो कभी ना कभी मॉनिटर रहे थे? हाथ खड़ा करें। ओके, चलिए साहब, कहां पे रहे थे? स्कूल में, कॉलेज में? ओके, चलिए साहब, आपको मॉनिटर क्यों बनाया गया? किसने बनाया? स्टूडेंट ने बनाया। ओके, तू बेटा क्यों बनाया तुम्हें मॉनिटर? किसने? गुरुजी ने? क्लास टीचर ने बनाया? ओके, इसको तुम्हें? ओहो हो, लड़कियां कौन बताना चाहेगी? अपने एक्सपीरियंस पे बताना चाहेंगी? चलिए, यस बोलो, आप कहां पे रही थी? स्कूल में रही थी मैडम। ओके, किसने बनाया? ओके, चलिए साहब, और कोई बोलना चाहेगा आप में से? ओके, जल्दी बोलो बेटा, बोलो बोलो, किसने बनाया आपका मॉनिटर या क्यों बने आप मॉनिटर? किसने बनाया मॉनिटर? क्या बोल रहे हैं? ओके ओके ओके, बैठो 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 बैठो। छा गया तू तो हीरो। सुनो, ओके, मॉनिटर कौन होता है? क्या क्लास टीचर का पसंदीदा लड़का या लड़की मॉनिटर होते हैं? क्या उनको मॉनिटर बनाना चाहिए? नहीं। आपको याद है, एक बार मैं भी रहा हूं मेरी कॉलेज में, तब जब चुनाव नहीं थे, तो आपको याद है एक बार लिलिथ कमेटी के निर्णय आए थे, क्लास में जो टॉपर है, पीजी क्लास का टॉपर प्रेसिडेंट बनता था। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉनिटर इसलिए बना दिया कि वो क्लास टॉपर थे। क्या क्लास टॉपर को मॉनिटर बनाना ठीक है? नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको मॉनिटर इसलिए बनाया कि वो क्लास में सबसे लंबे तगड़े थे। क्या ये ठीक है? नहीं। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको मॉनिटर इसलिए भी बनाया कि वो एक क्लास में 3 साल रहते थे। क्या उनको मॉनिटर बनाना ठीक है? नहीं। इसका मतलब मॉनिटर कौन होना चाहिए? यस, जिसको सब बच्चे पसंद कर रहे हैं, जिसको सब बच्चे चाहें। ओके, तो नॉमिनेशन अप्रोच क्या होता है सुनना। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप सुन रहे हैं ना? नॉमिनेशन अप्रोच क्या है?
मान लो आपकी ये क्लास है, ठीक है, और आप सब कुल मिला के 50 बच्चे हो, 50। मैं पूछता हूं मॉनिटर किसको बनाओगे, तो इधर वाले कहते हैं इसको बनाएंगे, ए नाम है इसका। पीछे वाले कहते हैं साहब नहीं, बी को बनाएंगे। ये कहती है नहीं, सी को बनाएंगे। तो क्या तरीका है, किसको ज्यादा चाहते हैं? चुनाव करवा लो साहब, वोटिंग करवा लें, यही तो होता है ना। ओके, हम पूछते हैं, चलिए बताएं। 50 बच्चे थे, हमने कहा ए को कितने लोग वोट करेंगे, तो पता लगा 22 बच्चों ने ए को वोट दे दिया। हमने कहा बी को कितने लोग वोट करेंगे, 17 बच्चों ने बी को वोट दिया, और सी को 11 बच्चों ने वोट किया। कोई वोट कैंसिल नहीं हुआ, सबने हाथ खड़े कर दिए। आप बताएंगे मॉनिटर कौन बनेगा? ए। अगर ये कोई बनना होता तो हम ये मशक्कत क्यों करते? ये तो सीधा गणित है। अब बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली बात सुनना। 22 बच्चे कहते हैं कि साहब हमें ए पसंद है, मॉनिटर बनाओ, लेकिन ये 28 कहते हैं नहीं साहब, ए नहीं बनना चाहिए। हम ए को डिसलाइक करते हैं, वो नहीं बनना चाहिए, बी को बना दो, सी को बना दो, चलेगा। इसका मतलब अब पसंद का वरीयता क्रम तय करेगा कि कौन ज्यादा चाहा गया है। आपको याद है प्रेसिडेंट इलेक्शन सिस्टम, पहली वरीयता के वोट, याद है ना, दूसरी वरीयता के वोट और तीसरी वरीयता के वोट। अब हम वरीयता के वोट डलवाएंगे, और तीसरी वरीयता के वोट डलवाने का मतलब है कि 3 लोगों में जिसको तीसरी वरीयता के जितने वोट मिलेंगे ना, इसका मतलब वो सबसे कम चाहा गया है। बात समझ आ रही है? वो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो तीसरी वरीयता के वोट हमने डलवाए साहब। पता लगा साहब 18 लोगों ने ए को 3 नंबर पे रखा, पता लगा 5 लोगों ने बी को 3 नंबर पे रखा, और पता लगा 27 बच्चों ने सी को 3 नंबर पे रखा। ये इनकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, माइनस मार्किंग हो गई, और नेट रिजल्ट अगर आप देखें तो सी को मिला है -16, बी को मिला है +12 और ए को मिला है +4। बोलिए मॉनिटर कौन बनेगा? बी बनेगा। ये कौन सी अप्रोच है? नॉमिनेशन अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? नॉमिनेशन अप्रोच, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नामांकन उपागम। और इसमें पसंद का वरीयता क्रम तय करता है कि कौन कितना लोकप्रिय है। क्लियर? तीसरी विधि। ओके, चलिए अब है चौथी, अगली विधि। और अगली विधि क्या होती है? संचित अभिलेख। इसके प्रतिपादक कोई नहीं है, संचित अभिलेख। मेरे को लगता है आज तो अपना टॉपिक ही पूरा होगा, तो क्वेश्चन आंसर्स कल कर लेंगे फिर, ठीक है ना? जब आज अगर संभव हुआ तो फिर घंटे भर करेंगे, तो कल सबको आना है, हमारा एक दिन और बढ़ गया। चलिए, संचित अभिलेख। संचित अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यों? ठीक है ना? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। लिखो, ऐसे प्रतिपादक नहीं है, आप लिखें। लिख रहे हैं? आप लिखें बालक। आप लिखें बालक के बारे में, बालक के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं, बालक के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं कोमा उपलब्धियां, बालक के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं कोमा उपलब्धियां आदि, सूचनाएं उपलब्धियां आदि एक साथ संकलित करना। सूचनाएं उपलब्धियां आदि एक साथ संकलित करना संचित अभिलेख है। एक साथ संकलित करना क्या है? संचित अभिलेख है।
यानी रिकॉर्ड है ना रिकॉर्ड, और क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब उसके बारे में सारी जानकारी। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये फोल्डर के रूप में हो सकता है, ये फाइल के रूप में हो सकता है, ये कार्ड के रूप में हो सकता है, ये कंप्यूटर में उसकी फाइल हो सकती है। आप जब जाओगे स्कूल में तो आप देखोगे सीसी में जो काम चल रहा है वो यही है। हर बच्चे की एक फाइल है ना। और सीसी से पहले भी फाइल तो रखते थे ना। आप किसी प्राइवेट स्कूल में गए थे, वहां भी फाइल थी कि नहीं। आपकी फाइल खोलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले वो पहला फॉर्म आएगा जो आपने एडमिशन लेते समय भरा था। उसमें आपकी फोटो, आपकी जानकारी, आपके पेरेंट्स की, गांव की, पुराने नंबर कितने लेके आए हो, तमाम सूचनाएं आती है कि नहीं आती है। उसके बाद पता है आप आगे जाओगे तो आपने ओरिजिनल आपकी जो कॉपियां आपने दी हैं, पहले तो ये था पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट, तो उसमें कितने नंबर है वो कॉपी आपकी फाइल में मिलती थी। आप कभी भी देख सकते हो अपने बारे में सूचनाएं। कंप्यूटर पे है तो दबाओ कंप्यूटर, प्रियंका की सारी जानकारी सामने। एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। बात समझ में आ रही है आपको। तमाम सूचनाएं कार्ड के रूप में भी। आपके पास उत्कर्ष का कार्ड है ना, आप नहीं भी हो वो कार्ड दिखता है तो वो कार्ड आपके बारे में बता देगा आप क्या हो। फोटो दिखेगी आपकी, दिखेगी ना, फोटो दिखेगी और आपकी क्वालिफिकेशन दिखेगी। आप कौन से आरएस के लिए आए हो कि आईएएस के लिए आए हो कि टीचर के लिए आए हो, तो बोलिए सूचना है कि नहीं। फिर साइन वगैरह है और कौन से ग्रुप में हो, आप कितने समय से आ रहे हो। और कुछ कलाकार होते हैं, अभी तो नहीं हो रहा, कलाकार होते हैं तो कितनी आपने उसमें कटिंग वटिंग करी है, दूसरे बैच भी ले रहे थे। तो कार्ड को देखते ही आपका पूरा व्यक्तित्व सामने आता है कि नहीं आता, आता है। वो कार्ड के रूप में हो सकता है या फोल्डर के रूप में हो सकता है या फाइल के रूप में हो सकता है। इस विधि को क्या बोलेंगे, संचित अभिलेख। क्लियर। और अब सबसे महत्वपूर्ण विधि है 5 नंबर पे, तो लिखिए, लिखें आप अगली विधि जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है परख या परीक्षण या टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण। इसी का क्या नाम हो गया, एक उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। नाम से लग रहा है ना परीक्षा में मिलेगा ये, निष्पत्ति परीक्षण। और इंग्लिश में इसका एक और नाम है अचीवमेंट टेस्ट। परख या परीक्षण या टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। बोलो बेटा, नाम बोलो। पहला परख, पहला कौन सा, दूसरा परीक्षण, तीसरा टेस्ट, चौथा उपलब्धि परीक्षण, पांचवा निष्पत्ति परीक्षण और एक और नाम इसका अचीवमेंट टेस्ट। इसको बताने से पहले 1-2 मिनट की बात करेंगे हम। आप मुझे बताएं ये क्या हो सकता है, तीर चलाओ, क्या हो सकता है। नाम है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, डराता है, पता नहीं क्या है, पर वास्तव में क्या है पता है। ओके सुनना, आज तक आपने जो भी पेपर दिए ना, पेपर वो यही है। यानी ये परीक्षा है, ये प्रश्न पत्र है, ये पेपर है, ये टेस्ट है जो आज तक हमने दिए हैं, उसके आधार पे पास फेल हुए हैं। बात समझ आ गई, आई ना। अब आप मुझे बताएंगे अगर ये पेपर है, अगर ये परीक्षण है, अगर ये टेस्ट है, तो हम इसको मूल्यांकन बोलेंगे या फिर मापन बोलेंगे। बोलो, मापन बोलेंगे। इसका मतलब निष्पत्ति परीक्षण भी मूल्यांकन का एक भाग है। इसका मतलब निष्पत्ति परीक्षण मापन है। इसका मतलब उपलब्धि परीक्षण हमारे व्यवहार के कौन से पक्षों की बात करेगा, 2 पक्षों की बात करेगा, एक तो ज्ञानात्मक और दूसरा क्रियात्मक। इसका मतलब उपलब्धि परीक्षण संख्यात्मक होगा। बोलिए, संख्यात्मक होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या उपलब्धि परीक्षण
निर्णय देगा? बोलिए, नहीं देगा। इसका मतलब क्या उपलब्धि परीक्षण हमारी मूल्य, वैल्यूज और भावनाओं की जांच करेगा? नहीं करेगा। क्लियर? एक स्टेटमेंट लिखो फ्रीमैन साहब का, बाद में ब्रेक करेंगे, ठीक है? परिभाषा के रूप में फ्रीमैन इस आपने लिखा ना सारा, निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, उसके बाद फ्रीमैन का नाम लिखो, वो परिभाषा दे रहे हैं इसकी। हाँ, के अनुसार। के अनुसार क्यों लिखते हो? टाइम लगता है, आप सीधा ही लिख दो। फ्रीमैन का नाम लिखो बस, फ्रीमैन। यानी आपने लिखा, अब जो भी हम चलेंगे, जब तक अगला हेडिंग नहीं आएगा तब तक निष्पत्ति परीक्षण की बात होगी। बात समझ रहे हैं ना? तो फ्रीमैन या के अनुसार लिखो तो लिख दो, क्या बोलूं। ओके, फ्रीमैन का स्टेटमेंट देखना, आप सेम वही वाली बात आएगी जो मैंने अभी आपको समझाई है। क्या बोलते हैं फ्रीमैन? लिखो, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो पाठ्यक्रम के किसी एक विषय, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो पाठ्यक्रम के किसी एक विषय अथवा सभी विषयों, किसी एक विषय अथवा सभी विषयों के बारे में उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो पाठ्यक्रम के किसी एक विषय अथवा सभी विषयों के बारे में छात्र के ज्ञान, समझ व कौशल, ज्ञान, समझ व कौशल का मापन करता है। कितनी बेहतरीन बात है, समझ में आ रही है? फ्रीमैन, उपलब्धि परीक्षण ऐसा अभिकल्प है, अभिकल्प का मतलब ऐसा फॉर्मेट है, वो डिजाइन है जो पाठ्यक्रम के या तो एक विषय या सभी विषयों के बारे में छात्र के कौन सी तीन चीजों का ज्ञान, दूसरा समझ और तीसरा कौशल, इनका क्या करता है? मापन करता है। तो आपको पता है, आपने जो पेपर दिए हैं उसमें ज्ञान के बारे में प्रश्न थे। बोलो, ज्ञान का मतलब भारत में कितने संभाग हैं, भारत में राजस्थान में कितने जिले हैं, ये ज्ञान नहीं था? ज्ञान था। इसके बाद समझ वाले प्रश्न भी पूछे गए थे ना, व्याख्या करें इसकी, इसके 5 लाइनों में बताएं, वो समझ वाले थे। और कौशल, ग्राफ या नक्शे में कुछ भरवाया था या फिर कुछ प्रैक्टिकल साइंस में प्रयोग करवाया था। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों चीजें उपलब्धि परीक्षण है। इसका मतलब उपलब्धि परीक्षण क्या हो गया? मापन हो गया। क्या हो गया? मापन हो गया साहब। थैंक यू, बाद में मिलते हैं।